हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पी के क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल में स्वतंत्र गुजरात का इतिहास और जिसकी समय अवधि होगी 1401 ईस्वी से 1572 ईस्वी तक। क्योंकि 1401 ईस्वी में गुजरात दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हुआ था और 1572 ईस्वी में वापस मुगल साम्राज्य में मिल गया था। तो इस बीच में गुजरात में कौन कौन प्रमुख सुल्तान हुए, उनके समय क्या प्रमुख घटनाएं हुई, इसके बारे में हम जानेंगे। जिनमें प्रमुख रूप से जानेंगे कि स्वतंत्र गुजरात सल्तनत की स्थापना किसने की, अहमद शाह प्रथम कौन था जिसने अहमदाबाद नगर बसाया, महमूद बेगड़ा के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही विचित्र व्यक्ति था, इसको जहरीला सुल्तान भी कहा जाता है, और अंत में गुजरात को किसने मुगल साम्राज्य में मिलाया, ये सब जानने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत वहां से करेंगे जहां पर हमने पढ़ा था कि किसने गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। जब हमने अलाउद्दीन खिलजी का वीडियो पढ़ा था तब हमने जाना था कि 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया था और वहां के शासक रायकर्ण को पराजित करके गुजरात को दिल्ली में मिला लिया था। और कर्ण वहां से भागकर कहाँ चला गया था? दक्षिण भारत में देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के यहाँ। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अब आज इस बार इसका रिवीजन कर लिया कि 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। उसके बाद ये काफी दिनों तक दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना रहा। फिर आगे क्या कहानी बनती है? जफर खां मुजफ्फर शाह को पढ़ते हैं, इसने क्या किया था। दिल्ली सुल्तानों का गुजरात में नियुक्त सूबेदार था और ये कब किस समय था? ये जब दिल्ली सल्तनत लड़खड़ा रही थी तुगलक सुल्तानों के समय में। अंतिम जो तुगलक सुल्तान थे जिसमें नासरुद्दीन महमूद का समय था, जब तैमूर का आक्रमण हुआ था, उस समय गुजरात का सूबेदार बनाया गया था इस जफर खां को। और लड़खड़ाती हुई दिल्ली सल्तनत के समय 1401 ईस्वी में इसने दिल्ली सल्तनत की अधीनता त्याग दी और मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात का स्वतंत्र शासक बना। यानी कि तब इसने अपना नाम क्या रखा? मुजफ्फर शाह। तो ये दोनों नाम याद रखना, जफर खां और मुजफ्फर शाह, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है कि स्वतंत्र गुजरात सल्तनत की स्थापना किसने की। ऑप्शन में जफर खां भी हो सकता है, मुजफ्फर शाह भी हो सकता है, तो दोनों में से कुछ भी आ जाए आप लगा देना। इसने स्वतंत्र गुजरात की स्थापना की थी। कब की थी? 1401 में। और 1401 में हमने एक और पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मालवा सल्तनत की स्थापना भी 1401 में ही हुई थी, जहां दिलावर खां गौरी ने स्वतंत्र मालवा की स्थापना की थी। मालवा और गुजरात दोनों पड़ोसी प्रांत थे। अभी हम मैप में भी ये देखेंगे। तो ऐसे कोरिलेट करके पढ़ना कि 1401 में मालवा भी स्वतंत्र हुआ था और 1401 में ही गुजरात भी स्वतंत्र हुआ। चलो, तो जफर खां के समय और क्या खास बात हुई कि 1407 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण करता है ये, और वहां पर होशंग शाह को कैद कर लेता है। कौन? ये मुजफ्फर शाह यानी जफर खां। जफर खां ने 1407 में मालवा पर आक्रमण किया जो इसका पड़ोसी प्रांत था, और वहां के होशंग शाह को बंदी बनाया, पराजित कर लिया था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसको मुक्त कर दिया था। तो ये मुजफ्फर शाह के समय की एक महत्वपूर्ण घटना या उसका आक्रमण था। अगला जो गुजरात का महत्वपूर्ण शासक होता है वो है अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह प्रथम का जो शासन काल है वो 1411 से 1431 ईस्वी, यानी कि इसका जो शासन काल चला है वो चला है अपना लगभग 30 वर्ष तक। ठीक है, ये 30 वर्ष के शासन काल में क्या कुछ करता है? बहुत कुछ करता है। गुजरात सल्तनत के लिए वहां के शासन को सुदृढ़ करता है, उसके राज्य का सीमाओं का विस्तार करता है। इसीलिए अहमद शाह प्रथम को गुजरात का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अहमद शाह प्रथम को गुजरात का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और वैसे स्वतंत्र गुजरात की स्थापना किसने की? जफर खान मुजफ्फर शाह ने। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अहमद शाह प्रथम को। और इसके समय क्या प्रमुख घटनाएं हुई देखिए। इसने गुजरात का सुल्तान बनने के 2 साल बाद ही
1413 ईस्वी में साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर की स्थापना की। अहमदाबाद नगर के स्थान पर उससे पहले कौन सा कस्बा हुआ करता था? असावल। असावल नाम याद रखना, असावल। साबरमती नदी के किनारे पहले से जो कस्बा विद्यमान था असावल, उस असावल कस्बे के स्थान पर इसने एक समृद्ध नगर अहमदाबाद नगर की स्थापना की, जो आज भी अपने पूरी समृद्धि के साथ विद्यमान है। अहमदाबाद नगर, इसकी स्थापना की अहमद शाह प्रथम ने अपने ही नाम पर। अब चूंकि इसका पहले नाम असावल था, तो आजकल हम जैसे शहरों के नाम चेंज करने का ट्रेंड देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन अहमदाबाद का भी नाम चेंज करने की नौबत आ जाए। खैर वो बाद में देखेंगे, अभी इसका नाम अहमदाबाद नगर ही है। ठीक है। ये जो अहमद शाह प्रथम था, ये काफी योग्य शासक था, लेकिन ये धार्मिक रूप से असहिष्णु शासक था, यानी कि कट्टर मुसलमान था, एक धर्मांध शासक था। इसने सिद्धपुर के मंदिरों का विनाश किया, सिद्धपुर के मंदिरों को तोड़ा, और इसने गुजरात में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। गुजरात में इस प्रकार जजिया कर लगाने वाला ये पहला सुल्तान था। जी हाँ, बिल्कुल नोट कर लेना इस बात को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है कि गुजरात में सबसे पहले हिंदुओं पर जजिया कर किसने लगाया? तो अहमद शाह प्रथम ने। कौन अहमद शाह प्रथम? वही जिसने अहमदाबाद नगर की स्थापना की थी। हाँ जी हाँ, उसी ने जजिया कर लगाया। तो ऐसे याद रखना। और इसके समय क्या प्रमुख घटित होता है? अहमद शाह प्रथम ने कई मस्जिदों, मदरसों और खानकाहों का निर्माण भी करवाया, जिसमें से अहमदाबाद की जामा मस्जिद बहुत प्रसिद्ध है। अगर पूछ लिया जाए कि अहमदाबाद की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो अहमद शाह प्रथम, वही जिसने अहमदाबाद नगर की स्थापना की थी। एक मिस्र के विद्वान हैं बदरुद्दीन दमादेनी। बदरुद्दीन दमादेनी नाम याद रखना, थोड़ा सा अटपटा है, कई बार अटपटी चीजें ही जल्दी याद हो जाती हैं। तो बदरुद्दीन दमादेनी अहमद शाह प्रथम के शासन काल में इन्होंने गुजरात की यात्रा की थी, और इन्होंने इस सुल्तान के बारे में लिखा है, यानी कि अहमद शाह प्रथम के बारे में लिखा है कि वह सुल्तानों में विद्वान और विद्वानों में सुल्तान शासक था। यानी कि ये अहमद शाह प्रथम के बारे में काफी सकारात्मक बातें लिखी हैं उन्होंने। अहमद शाह प्रथम के बाद जो सुल्तान हुआ वो गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह विलासी और कामुक प्रवृत्ति का शासक था, लेकिन इसमें अच्छी बात ये थी कि एक उदार शासक था, निरंकुश और कट्टर या धर्मांध नहीं था, ये उदार शासक था, और इसकी उदारता के कारण ही लोग इसको करीम या दयालु शासक कहते थे। क्या कहते थे? करीम या दयालु। इसको एक उपाधि और दी जाती थी जरबख्श की। जरबख्श, जर को बख्श करने वाला यानी दान देने वाला। जर क्या? स्वर्ण। जरबख्श का अर्थ है स्वर्ण दान करने वाला। इसकी उपाधि दी जाती थी इस गयासुद्दीन मोहम्मद शाह को। ठीक है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है गुजरात सल्तनत में, वो है महमूद बेगड़ा, जिसका जो मूल नाम था वो था अबुल फतेह नासुद्दीन महमूद। अबुल फतेह नासुद्दीन महमूद, और इसको उपाधि दी गई थी बेगड़ा की, और संक्षेप में जो इसका प्रचलित नाम था वो था महमूद बेगड़ा। और इसका जो शासनकाल रहा है वो रहा है 1458 से 1511 ईस्वी तक, यानी काफी लंबा शासनकाल इसका चला है। इसके समय में क्या कुछ हुआ आइए देख लेते हैं। ये गुजरात का महानतम शासक था, ये हम बता चुके हैं, अपने वंश का सबसे महान शासक था, और इसके का समय में से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसने गिरनार और चंपानेर दो पहाड़ियों को जीता। दो पहाड़ियों का नाम याद रखना, गिरनार और चंपानेर पहाड़ियों के क्षेत्र को जीता, और गिरनार पहाड़ी की तलहटी में एक नगर बसाया मुस्तफाबाद, और चंपानेर पहाड़ी की तलहटी में नगर बसाया मोहम्मदाबाद। जी हाँ, दो पहाड़ियां, उस दोनों के किनारे दो नगर बसाए, गिरनार चंपानेर पहाड़ियां, और क्रमशः इनकी तलहटियों में जो नगर बसे मुस्तफाबाद और मोहम्मदाबाद। इसी क्रम से याद रखना, गिरनार के किनारे मुस्तफाबाद, चंपानेर के किनारे
मोहम्मदाबाद। और इन पहाड़ियों को जीतने के कारण ही इसको बेगड़ा की उपाधि दी गई थी। तो बेगड़ा क्या थी? इसकी उपाधि थी। चंपानेर के निकट ही उसने एक बाग बनवाया था, बागे फिरदौस, जिसको स्वर्गिक उपवन भी कहते थे। यानी ये काफी वैभवशाली और विशाल बाग था। इसकी तुलना स्वर्ग के उपवन से की जाती थी। बागे फिरदौस, नाम याद रखना। बागे फिरदौस की स्थापना किसने की थी? महमूद बेगड़ा ने। महमूद बेगड़ा ने मिस्र के सुल्तान के साथ मिलकर भारतीय सागरों में पुर्तगालियों की बढ़ती हुई शक्ति का दमन किया। ये वही समय था जब भारत में पुर्तगाली आ चुके थे। सबसे पहले पुर्तगाली कौन आया था? वास्को डे गामा 1498 में। उसके बाद धीरे धीरे पुर्तगाली यात्री आना शुरू हुए, पुर्तगाली गवर्नर आए, पुर्तगाली व्यापारी आए, यहाँ पर उन्होंने अपना व्यापार फैलाना शुरू किया और ये अपने जहाजी बेड़े भी लेकर आते थे। तो ऐसे ही जहाजी बेड़ों को कई बार इसने महमूद बेगड़ा ने मिस्र के सुल्तान की सेना के साथ मिलकर परास्त किया। इसी प्रकार एक युद्ध है चौल का युद्ध, जो 1508 ईस्वी में हुआ। इसके समय में 1508 ईस्वी में चौल के युद्ध में, ये चौल एक बंदरगाह था, गुजरात में बंदरगाह पड़ता है। इस चौल के युद्ध में मिस्र के मामलुक सुल्तान की नौसेना ने पुर्तगालियों को परास्त किया। ये महमूद बेगड़ा के समय की घटना है, जिसमें महमूद बेगड़ा की सेना और मिस्र के सुल्तान की सेना ने मिलकर चौल के युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया। इस महमूद बेगड़ा के समय दो पुर्तगाली यात्री गुजरात आए हैं। दोनों के नाम विशेष रूप से याद रखना। एक है बारबोसा और एक है बारथेमा। बारबोसा और बारथेमा दो पुर्तगाली यात्री इस महमूद बेगड़ा के शासनकाल में गुजरात की यात्रा पर आए। और जब यात्रा पर आए तो यहाँ देखा उन्होंने इसके शासन को, इसके बारे में जो लिखा है वो हमें पढ़ने को मिलता है। बहुत ही विचित्र बातें महमूद बेगड़ा के बारे में पढ़ने को मिलती हैं। तो क्या विचित्र बातें मिलती हैं, आइए जान लेते हैं। आपको भी सुनकर हंसी आएगी। बारबोसा लिखते हैं कि बचपन से ही महमूद बेगड़ा को किसी जहर का नियमित सेवन करवाया जाता था। एक बार गलती से इसको जहर दे दिया गया, लेकिन ये बच गया। उसके बाद ये नियमित रूप से कुछ जहर का सेवन करने लगा। उससे हुआ क्या? ये जहरीला हो गया, यानी इसके अंदर जहर व्याप्त हो गया। और इतना जहर व्याप्त हो गया, बारबोसा लिखते हैं कि यदि उसके हाथ पर कोई मक्खी बैठ जाती थी तो वह फूल कर तुरंत ही मर जाती थी। यानी उसके त्वचा के सिर्फ संपर्क में आने भर से कोई जीव जंतु, जानवर या कीट मर जाते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर यह अपने शत्रुओं पर थूक दे तो उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसके बारे में एक बात और कही जाती है कि अगर यह किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाता था तो उस स्त्री की मृत्यु हो जाती थी। हो सकता है इन बातों में कुछ अतिशयोक्ति भी हो, लेकिन पूर्णतः झूठ नहीं होगी, कुछ तो सच्चाई होगी ही। यानी कि महमूद बेगड़ा एक जहरीला व्यक्ति था। ठीक है। बारथेमा एक और पुर्तगाली यात्री था, बारथेमा। ये इनके बारे में लिखते हैं कि महमूद बेगड़ा की मूछें इतनी लंबी थीं कि वह उन्हें अपने सिर के पीछे गांठ के रूप में बांध लेता था। यानी इन बातों से उसका व्यक्तित्व और उसकी शारीरिक जो विशेषताएं हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। एक बात और है कि वह बहुत अधिक खाता था। ऐसा कहा जाता है कि वो लगभग एक बार में 35 किलो भोजन करता था और इसीलिए उसको पेटू नाम से भी जाना जाता है। यानी कि बहुत ही पेटू व्यक्ति था, बहुत अधिक खाता था। इसके दरबार में एक कवि थे जिनका नाम है उदयराज। उदयराज इनके दरबारी कवि थे, जिन्होंने महमूद बेगड़ा की प्रशंसा में महमूद चरित लिखा है। क्या लिखा है? महमूद चरित। महमूद से महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा की प्रशंसा में कवि उदयराज ने महमूद चरित लिखा हुआ है। एक एक पॉइंट आप याद करते जाना, नोट कर लेना। अगर न कर सको तो नोट्स मुझसे मंगा लेना, और मंगानी हो तो कमेंट करके हमें बताना। ठीक है। इसके समय एक और महत्वपूर्ण घटना क्या हुई? इसने द्वारिका पर आक्रमण किया, और क्यों किया इसके पीछे कारण था।
द्वारका के आसपास कई समुद्री डाकू सक्रिय थे। समुद्री डाकू, जी हाँ वही समुद्री डाकू। कौन से? पायरेबियन ऑफ कैरियट्स, कौन सी मूवी थी वो? कैरिबियन पायरेट्स, ऐसी कुछ एक मूवी हुआ करती जिसमें समुद्री डाकू थे, जो उस बंदरगाह से मक्का जाने वाले हज यात्रियों को लूट लेते थे। तो महमूद बेगड़ा ने जब उन डाकुओं को दंडित करने की सोची और उन्हें दंडित करने के लिए द्वारिका के विरुद्ध एक अभियान किया और द्वारिका पर विजय हासिल की। तो अगर प्रश्न आ जाता है कि द्वारिका पर डाकुओं को दंडित करने के लिए किसने अभियान चलाया था, तो महमूद बेगड़ा ने। और क्या किया? महमूद बेगड़ा ने मिस्र के सुल्तान के साथ मिलकर पुर्तगाली बेड़ों को परास्त किया था। अगला जो महत्वपूर्ण सुल्तान था गुजरात का, वो था बहादुर शाह। अब इनके शासनकाल हमने इसलिए लिखे हैं ताकि आप इसको समझ सकें कि महमूद बेगड़ा के तुरंत बाद बहादुर शाह नहीं हुआ था। 1511 तक महमूद बेगड़ा का शासनकाल चला था। उसके बाद 1526 ईस्वी में बहादुर शाह शासक हुआ था। उसके बीच में जो शासक हुए वो काफी कमजोर है, उनके बारे में कुछ भी ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलता है और ना ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने केवल महत्वपूर्ण सुल्तानों को इसमें शामिल किया हुआ है। महमूद वो बहादुर शाह का शासनकाल 1526 ईस्वी 1526 ईस्वी से 1537 ईस्वी तक 1526 ईस्वी से 1537 ईस्वी तक यह गुजरात का अंतिम महान शासक था। यानी कि इसके बाद और भी हुए लेकिन वो महान नहीं थे। ये अंतिम महान शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जाता है, कुछ पढ़ने को मिलता है। इसके समय क्या घटनाएं हुई देखिएगा। 1531 में पुर्तगाली गवर्नर नूना डी कुन्हा, अभी जब हम भारत में विदेशियों का आगमन पढ़ेंगे तब पुर्तगाली शासन पूरी तरह से पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि कौन पुर्तगाली गवर्नर कब भारत आए। अभी बहादुर शाह के समय पुर्तगाली गवर्नर कौन था? नूना डी कुन्हा। तो नूना डी कुन्हा ने गुजरात के जो शासन के अधीन था द्वीप था, एक दीव, दमन और दीव जिसको आज हम एक साथ पढ़ते हैं, उस दीव पर इसने आक्रमण किया। किसने? नूना डी कुन्हा ने। तो बहादुर शाह ने इसके आक्रमण का जवाब दिया और करारा जवाब दिया। कैसे जवाब दिया? तुर्की की नौसेना की सहायता से। भारत में नौसेना उस समय मजबूत नहीं थी, किसी न किसी विदेशी सुल्तानों की नौसेना की सहायता लेनी पड़ी। तो तुर्की नौसेना की सहायता से इसने पुर्तगाली नौसेना को दीव में पराजित किया और नूना डी कुन्हा से इस युद्ध का हर्जाना भी वसूल किया। तो ये बहादुर शाह की एक बड़ी उपलब्धि थी। 1531 ईस्वी में ही एक और घटना घटती है। क्या घटना घटती है? 1531 ईस्वी में बहादुर शाह ने मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय पर आक्रमण किया। जब हमने मालवा को पढ़ा था तब भी इस घटना को पढ़ा था और इसमें भी इसलिए हमने मेंशन किया है ताकि आप इन कड़ियों को जोड़ सकें और इतिहास को भी आसानी से समझ सकें। तो 1531 ईस्वी में बहादुर शाह ने मालवा पर आक्रमण किया। महमूद खिलजी द्वितीय को परास्त करके मालवा को गुजरात में मिला लिया और अगले 4 साल तक मालवा गुजरात का अंग रहा। 4 साल बाद क्या हुआ था? 1535 ईस्वी में हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य एक युद्ध होता है, मंदसौर का युद्ध। अब इनके मध्य संघर्ष क्यों हुई और ये युद्ध क्यों हुई, जब हुमायूं को पढ़ेंगे तब इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य संघर्ष हुआ जिसमें अंततः बहादुर शाह की हार हुई। अंततः बहादुर शाह की हार हुई और मालवा को हुमायूं ने अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। कुछ ही समय बाद ये 1535 ईस्वी में हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य मंदसौर का युद्ध हुआ जिसमें बहादुर शाह की पराजय हुई और मालवा को गुजरात से छीनकर हुमायूं ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। 1537 ईस्वी में क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने धोखे से बहादुर शाह की हत्या कर दी। पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को धोखे से अपने एक जहाज में बुलाया और इस जहाज को डुबोकर बहादुर शाह की समुद्र में ही हत्या कर दी गई। इस तरह बहादुर शाह की कहानी समाप्त हो गई और उसके बाद गुजरात में कोई भी योग्य शासक पैदा नहीं हुआ।
और इसी कारण आगे चलकर 1572 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया और इस तरह स्वतंत्र गुजरात का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। गुजरात सल्तनत के समय जो आसपास और कौन कौन सी सल्तनत थी, इस एक मैप के द्वारा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हमने दोस्तों अभी हमने सल्तनत काल में जो प्रांत स्वतंत्र हुए और बाद में मुगल साम्राज्य में मिलाए गए, उन लगभग सभी का इतिहास हमने टुकड़ों में पढ़ लिया है। एक दो बचे होंगे तो वो भी पढ़ा दूंगा। उसके बाद हम सीधे मुगल साम्राज्य शुरुआत करेंगे 1526 ईस्वी से बाबर के आक्रमण से मुगल शासनकाल की कहानी जानेंगे। तो आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि अगला वीडियो हमारा आपको तुरंत ही मिल सके। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।